ये लारावेल की ऑफिशियल साइट है, सही है। जी सर। तो लारावेल क्या है? लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। वेब आर्टिसन, आर्टिसन इसका मतलब समझोगे जिस तरह एक निक नेम है इसका लारावेल का, आर्टिसन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमांड लाइन काम होता है। कमांड लाइन के ज़रिए हम इसमें कोई भी कंट्रोलर बनाना है, मॉडल बनाना है, यानी कोई भी चीज़ हम अगर बनाएंगे ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ें कमांड लाइन से हमें कमांड लिखेंगे और उसमें आर्टिसन लफ्ज़ यूज़ होता है, तो इस वजह से इसका नाम आर्टिसन कहलाता है समटाइम। वैसे मोस्टली जो पॉपुलर नेम लारावेल है, तो ये भी आर्टिसन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि हमें लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स में जो सर्वर रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो हैं जो कि सिस्टम पे चीज़ें इंस्टॉल हों इस चीज़ के रिलेटेड, तो वो हमारे पास पीएचपी इंस्टॉल होनी चाहिए, और ये कुछ पीएचपी एक्सटेंशंस हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल ही होते हैं। जब हम पीएचपी वो जैम्प या वैम्प इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में पीएचपी का वर्जन कौन सा है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि पीएचपी का वर्जन, अगर आप लारावेल का वर्जन 8 प्लस, ठीक है, 8 पॉइंट कुछ भी एक्स मतलब कोई भी हो सकता है, 8 या 8 से अबव जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि 7.3 पीएचपी इससे अबव होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पुराना जैम्प इंस्टॉल है 2 साल पुराना, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो कैसे नहीं करेगा। आप अपने CMD में आएँ, यहाँ पे लिखें PHP-V, ठीक है, PHP-V से उसका वो वर्जन बताएगा। तो ये वर्जन अब मेरे पास कितना है, 7.3। वैसे 7.4 PHP का ऑफिशियल वर्जन आ चुका है। अगर आप लेटेस्ट करना चाहते हैं तो आप जैम्प को डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट जो है वो वर्जन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो न्यू रिलीज़ जो है वो 7.4 है PHP की, ठीक है, ये न्यू रिलीज़ आ गई उसकी। तो ये भी कर सकते हैं। मेरे पास वो पुराना इंस्टॉल है 7.3, तो 7.3 से अबव होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो हमारा वो काम करेगा, ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट्स, एक है इसको सर्वर साइड रिक्वायरमेंट्स, दूसरा है इसको मतलब कि पढ़ने के लिए क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, यानी आपको इसकी प्री रिक्वेस्ट ही चीज़ें कौन सी होनी चाहिए कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा कि ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप लारावेल फ्रेमवर्क पे आ सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा। तो वैसे उसके लिए ज़रूरी है PHP और HTML, ठीक है, HTML CSS और PHP, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप लारावेल को स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो। सर इसके लिए MySQL का नॉलेज जरूरी नहीं है? MySQL का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, वो SQL भी PHP के साथ ही आ जाती है। ज़ाहिर है PHP अकेली तो कुछ भी नहीं करेगी, उसके साथ तो डेटाबेस चाहिए ना, ठीक है। तो डेटाबेस एक कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन है उसके साथ, मतलब जब PHP की बात करते हैं तो वो SQL भी अंदर ही इंक्लूड होती है कि अंडरस्टूड है कि HTML उसके अंदर ही होगा। जैसे हम कहें किसी को बूटस्ट्रैप आती है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको CSS आती होगी, फिर ही बूटस्ट्रैप पे जा रहा है। तो ये वो रिलेशन है आपस में, कोई भी एप्लीकेशन है छोटी हो बड़ी हो, उसको डेटाबेस के बगैर तो वो नहीं बनती है, ठीक है। तो PHP यूज़ ही डायनामिक करने के लिए, जब आप कोई डायनामिक एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं डाटा तो आप सेव करेंगे, तो वो आप MySQL यूज़ करेंगे, MySQL यूज़ कर लें, SQL यूज़ कर लें, कोई भी डाटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉल है ये वैम्प या जैम्प। नेक्स्ट जो आ जाता है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है लारावेल को कंपोज़र। कंपोज़र क्या है? कंपोज़र जो है वो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मैनेज करता है हमारी डिपेंडेंसीज़ को। तो इस पर क्लिक करेंगे जब हम, तो वो हमें कंपोज़र वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है फॉर PHP, यानी और किसी लैंग्वेज के लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये जस्ट फॉर PHP। जिस तरह और भी बहुत सारे हैं, नोड है जिस तरह वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये PHP की एक्सटेंशन आप ये कह लें कि ये हम यूज़ करते हैं जब हम
PHP के अंदर मुख्तलिफ़ पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, किसी भी के बने हुए या कोई प्लगइन आप कह लो, तो वो पैकेजेस को ये मैनेज करता है। जब हम सिर्फ उसकी छोटी सी कमांड इसमें लिखेंगे, उसकी जितनी फ़ाइलें हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो ला के इंस्टॉल कर देगा या ऐड कर देगा। ठीक है, मतलब उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वो ख़ुद ही कर देगा, बजाय इसके कि हम वहाँ से एक एक फ़ाइल करके अपने सिस्टम में ऐड करें, प्रोजेक्ट में ऐड करें। तो ये हम जस्ट उसकी कमांड लिखेंगे, एक हर जो भी हम पैकेज अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, हर पैकेज का एक रेफरेंस उन्होंने इंस्टॉलेशन पाथ दिया होता है कि आप ये इंस्टॉलेशन पाथ को अपने कंपोज़र पर रन करें तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। समझ गए? तो उस काम को आसान बनाने के लिए हम ये कंपोज़र इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि लारावेल इटसेल्फ कुछ नहीं है। लारावेल बहुत सारे जो पैकेजेस हैं और बहुत सारे जो PHP के और लाइब्रेरीज़ हैं उसको मिला के एक लारावेल फ्रेमवर्क बना हुआ है। सर जैसे पाइथन में हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल हाँ, जैसे उसमें वो इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो अलग से वो भी CMD में उसका लाइन लिखते हैं तो वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक होगा? हाँ, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती कि हमारे प्रोजेक्ट में वो इंस्टॉल हुई है कि नहीं, वो कहीं पे अलग से कैशे में सेव कर लेता है उसको, वहाँ से वो लोड करता रहता है। लेकिन इसमें हम जब इंस्टॉल करेंगे तो हमें नज़र आएगा फिज़िकली, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसमें वो फाइल्स आ जाएंगी। मतलब ऐसे नहीं होगा कि वो पता नहीं कहाँ इंस्टॉल हो गई, तो वो सामने हमें उसी प्रोजेक्ट में नज़र आएंगी। वो सारी चीज़ें है उसी जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। अच्छा जी, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ये इसका सेटअप है, इसको हम डाउनलोड करेंगे और रन कर देंगे। ये सिंपल कुछ छोटी सी फ़ाइल है, कुछ KB की मेरे ख्याल से। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे, अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे आप। ये पूरी हुई, उसके बाद तो वो हमने मतलब उसे डाउनलोड कर लिया, तो उसको हम रन करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड में आ जाएंगे, ये कंपोज़र हमारे पास। तो यहाँ पे सिंपल उसका नेक्स्ट करेंगे तो हमारा वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे वो पूछेगा कि आपका XAMPP में PHP का पाथ देना, वैसे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर नहीं लेता ना तो आपने उसे ब्राउज़ करके जहाँ आपने अपना XAMPP इंस्टॉल किया या WAMP इंस्टॉल किया, आप उधर जाएंगे। अभी मेरा C में है तो मैं उस XAMPP या WAMP में PHP का मुझे फ़ोल्डर मिलेगा, ये PHP का, और यहाँ पे ये PHP.exe फ़ाइल जो है वो उसको दे देनी है और इसको नेक्स्ट कर देना है। अभी मेरे पास इंस्टॉल है, नेक्स्ट करेंगे तो वो 1 मिनट के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ही हम रहेंगे। वो कह रहे कि अगर आप इसको लारावेल का जो इंस्टॉलर है वो हमें एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारे जो भी स्टेप हो रहे हैं ये वन टाइम स्टेप हैं, ये नहीं है कि हर दफ़ा ये हमें स्टेप दोहराने पड़ेंगे। ये सारे स्टेप जो हैं वो वन टाइम हैं। उसके बाद हम जो आखिरी फ़ाइनल स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा फ़ाइनल होगा, और हर दफ़ा हम फिर वही वाला स्टेप यूज़ करेंगे और कमांड एक लिखेंगे CMD में, और उससे हमारा लारावेल की नई एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। ये कंपोज़र इंस्टॉल करने के लिए आप कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, इसको आप क्या करेंगे, अपनी CMD ओपन करेंगे कहीं पर भी, उसमें ये कमांड पेस्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली एक लारावेल का इंस्टॉलर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ये सारा प्रोसेस होगा, ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इसको हम बिहाइंड द सीन चलने देते हैं। अच्छा जी, जब वो चल जाएगा सारा, मतलब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हमने ये, अगर आपका हमारी ये फाइनल कमांड होगी लारावेल न्यू ब्लॉग। लारावेल मतलब हम लारावेल की नई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, किस नाम से, ब्लॉग के नेम से। ठीक होगा, हाँ। तो ये हम लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी लारावेल की नई एप्लीकेशन बन जाएगी। जैसे भी मैं यह कमांड कॉपी करता हूँ, दो तरीके हैं, एक हम लारावेल के ज़रिए भी कर सकते हैं और दूसरा हम कंपोज़र के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैं ये वाला वैसे यूज़ करूँगा, ये वाला वे कंपोज़र
सर पर्सनली आप कौन सा प्रेफर करते हैं? दोनों सेम चीज़ें हैं। किसी के असल में सिस्टम पे ये लारावेल वो डिफ़ाइन नहीं होता, तो वो उसे मिल नहीं रहा होता कि लारावेल कहाँ पर है, तो वो एरर देगा कि भाई लारावेल डिफ़ाइन नहीं है। तो जब आपके पास एरर आए लारावेल नहीं है तो आप ये कंपोज़र वाला मेथड यूज़ कर लें। ये जो कमांड आपने बताई है लारावेल न्यू ब्लॉग, ये CMD में मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले ये है कि हम मेक श्योर करें कि हमारे पास कंपोज़र इंस्टॉल है। कंपोज़र को चेक करने का ये तरीका है कि आप अपने CMD में जाके जस्ट कंपोज़र लिखें और एक बड़ी सी लिस्ट आपके पास प्रीव्यू होगी और जहाँ पे टॉप पे कंपोज़र लिखा होगा, तो अगर ये आ जाता है तो मतलब आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल है। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले आप कंपोज़र इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर आप लारावेल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोज़र को चेक करने का तरीका है, जैसे PHP को चेक करने का तरीका है। अच्छा जी, उसके बाद ये दो कमांड है, एक लारावेल के साथ और एक कंपोज़र के साथ। दोनों सेम है, सेम प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। सिर्फ क्या है, इसमें 3 वर्ड लिखने पड़ते हैं और इसमें कोई 4-5 वर्ड लिखने पड़ते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। बस ये उसका शॉर्ट एंड सोल्यूशन है, अदरवाइज़ जो प्रोजेक्ट है वो एक ही क्रिएट होता है, चाहे वो ये लिखे कि चाहे वो लिखे। ये दोनों कमांड्स हमें CMD में जाके, दोनों कमांड हमें CMD में लिखनी है और कहाँ पे जाके लिखनी है, इसमें ये बंदिश नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो XAMPP या WAMP के htdocs के अंदर ही लिखें। जैसे PHP के लिए ज़रूरी है, अगर आप कोर PHP की बात करें, अगर वो आप htdocs से बाहर की फ़ाइल बनाओ तो वो नहीं चलती है। ठीक हो, तो लारावेल में ये सहूलत है बंदे के पास कि आप कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट बना लें और वो चल जाता है आपका। ज़रूरी नहीं है कि आप htdocs के अंदर ही रहें या ये सर्वर के अंदर है। तो अभी मैं पहले ये वाली कमांड यूज़ करता हूँ, लारावेल कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट प्रेफर डेस्टिनेशन, मतलब जो उस डेस्टिनेशन पे मैं हूँगा, और लारावेल मतलब ये उसका, मैंने जैसे आपको बताया कि कंपोज़र को हर पैकेज का इंस्टॉलेशन के लिए एक ख़ास उसके कीवर्ड्स हैं, वो आप देते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को लेके आता है। क्योंकि कंपोज़र तो हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, हज़ारों मतलब इस तरह की लाइब्रेरीज़ हैं। तो हम ये जो इसके अंदर लारावेल लिखा है, ये एक यूनिक कीवर्ड है। इसका ये मतलब है कि ये लारावेल की एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा। ठीक हो गया, तो जब भी हम कोई नया पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि चेंज इधर होगा, बाकी कोई इतना ख़ास चेंज नहीं होगा। अच्छा, एंड जो वर्ड है दोनों में सेम है, यहाँ पे भी ब्लॉग है, यहाँ पे भी ब्लॉग है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, जो भी आप रखना चाहते हैं। आप ब्लॉग रख लें, आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम रख लें, आप POS रख लें, जो भी उसके रेलिवेंट नेम है जो आप बनाना चाह रहे हैं, शॉपिंग सेंटर रख लें तो उसके नाम है। ये ब्लॉग इसलिए है कि ब्लॉग एक इनिशियल लेवल पे एक सिंपल सा हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी पोस्टें डाल के पोस्टें प्रीव्यू करते हैं। तो ये एक सिंपल सा हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसलिए उसका नाम ब्लॉग रखा है। तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। इस आप कमांड को कॉपी करेंगे, अभी आपने CMD के ज़रिए उस फोल्डर तक चले जाएं जहां आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ फिर सेकंड वे ये है कि आप वो वाला अपना खोलें जहां आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अभी मैं जो है D ड्राइव के अंदर YT ट्यूटोरियल के नाम से एक जो है वो फोल्डर है, उसके अंदर मैं यहाँ पर जब एड्रेस बार में CMD लिखता हूँ ना, तो वो मुझे इसी एड्रेस पे CMD ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड सोल्यूशन है उस CMD तक को ओपन करने का वहाँ पर। अगर आप वैसे CMD खोलेंगे यहाँ से तो वो आपको कोई और एड्रेस पे खुलेगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से चेंज डायरेक्टरी करते करते वहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब आप D में जाएंगे, फिर उसके बाद आप जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो शॉर्ट क्या है कि आप उस फोल्डर में जाएं जिस फोल्डर में आप CMD ओपन करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके एड्रेस बार में CMD लिख के एंटर करेंगे तो वो वहाँ पे CMD ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, वहाँ पे मैं वो कमांड जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, वो वाली मैंने कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। अभी वो कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी जो है ब्लॉग नेम एग्जिस्ट करता है इसी सेम फोल्डर में, तो आप क्या करें, अपने एप्लीकेशन का नाम चेंज करें। ठीक है, तो मैं ब्लॉग से क्या कर देता हूँ, मैं ब्लॉग से जो है वो शॉप का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसे एंटर किया, अब देखते हैं
अब उसने क्या किया है कि वो क्रिएटिंग लारावेल प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ शॉप, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन उसने स्टार्ट की है, हमारी एक और इंस्टॉलेशन भी चल रही है वो वाली। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीछे बैकग्राउंड पे हमारे पास शॉप के नाम से एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया। जब मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, तो वो भी वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे वो इंस्टॉल कर रहा है, यानी कि अपडेटिंग डिपेंडेंसीज़, यानी कि जो जो उसके लिए पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं लारावेल के लिए, वो उनको सर्च आउट करेगा और नेट से वो वाले सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो वन बाय वन, प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते, उनको लाइब्रेरीज़ कह सकते हैं या उनको आप छोटे पैकेजेस कह सकते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। और एट द एंड हमारे पास एक लारावेल की जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी कर रहा है, तो हम इसको ऑन ही रखता हूँ। अच्छा, जब तक ये हमारे पास इंस्टॉल नहीं होता तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो हमने इंस्टॉल किया है शॉप के नाम से फोल्डर बनाया है, जी जी, इसके अंदर जो लारावेल की फाइल हम या प्रोजेक्ट जो क्रिएट करेंगे, ये हो गया क्रिएट। अगर हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहें तो वो हमें ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा? हाँ, फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही हम CMD ओपन करेंगे, वैसे ही वो वाली कमांड पेस्ट करेंगे और एंड पे अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर लेंगे। वो फिर से ये सारा प्रोसेस CMD वाला चलेगा और फिर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले वाले प्रोजेक्ट से सिमिलर है तो आप क्या करेंगे, उसका भी एक कॉपी वर्जन बना के उसमें भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नया फ्रेश डाउनलोड करें, नहीं, आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसका नाम रीनेम कर लें। जैसे मेरा अभी ये वाला पहले वाला ब्लॉग है, तो मैं चाहता हूँ इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करके मैं उसमें मज़ीद कोई प्रोग्राम चेंज कर लूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा, तो वो उसमें मैं मज़ीद चेंजेस कर सकता हूँ, तो वो मेरा एक अलग प्रोजेक्ट बन जाएगा। आप उसमें क्या पूछ रहे थे रज़ा? प्रपोजल या कंपोज़र? अच्छा, कंपोज़र का क्या पूछना है आपको? पूछो, कोई मसला नहीं है। हमने कंपोज़र क्यों इंस्टॉल करा? इसमें जिस तरह हम काम करते थे PHP के अंदर, ये PHP ही बनेगी, HTML PHP सारा कुछ वही है। सिर्फ फ़र्क ये आया है यहाँ पे, कंपोज़र हमें पैकेजेस मैनेजमेंट हमारी इजी कर देता है। मैंने आपको बताया कि अगर जिस तरह मैं बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वैसे कंपोज़र से वो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर मैं एक HTML का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने बूटस्ट्रैप ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप की मैं यहाँ CDN यूज़ करूँगा, या फिर क्या होगा कि मैं उसकी फ़ाइलें डाउनलोड करके वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करूँगा मैनुअली। यही काम आप डिपेंडेंसी मैनेजर से कर सकते हैं, उसके लिए अलग है, वो नोड यूज़ होता है, ठीक है। ये वो क्योंकि फ्रंट एंड का टूल है, ये कंपोज़र बैक एंड का टूल है, ये फ्रंट एंड को नहीं मैनेज करता, ये बैक एंड को मैनेज करता है। इसी तरह इसके रिलेटेड जो हमारे पास इजी लोगों ने लाइब्रेरीज़ बनाई हुई हैं, या ऐसे काम जो रिपीटेड हैं, लोगों ने उसके शॉर्ट एंड सोल्यूशन बना के दिए हुए हैं कि आप आएँ इसको यूज़ कर लें, बजाय इसके कि आप ज़ीरो से अपनी कोडिंग लिखना शुरू कर दें, महीना पूरा आप उस पर ज़ाया करें। तो आप किसी का वो रेडी सोल्यूशन यूज़ कर लें, आप उसको ओपन सोर्स है, आप उसमें अपनी मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी शॉपिंग कार्ड की कोई बनाना चाहता हूँ, तो शॉपिंग कार्ड भी मैं अपना PHP के अंदर सेशंस को मैनेज करके बनाता जाऊँ, मेरा वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं भी वो उतना एफिशिएंट भी ना हो जितना कि 1-2-4 साल पहले किसी ने बनाया हुआ है, और 2-4 सालों के दौरान वो इतना मतलब इन्हांस हो चुका है कि आप पूरा साल लगा के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आप उसी का ही पैकेज यूज़ करो, उसके बाद वो आपकी मलकियत है, आप उसमें जो मर्ज़ी करो, यानी फुल ओपन है, ओपन सोर्स है, फुली कस्टमाइज्ड है। आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, और कोई फ़ायदा नहीं आपका, यानी आप जो है वो थोड़े टाइम में आप ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, बजाय इसके कि अगर आप ज़ीरो से हर चीज़ ही बनाना शुरू कर दो। अभी आपको मैं बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करता, मैं अपना बूटस्ट्रैप
बनाता हूँ, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। तो बजाय इसके कि हम वो पहिया ना बनाएं, हम पहिए से अगली चीज़ बनाएं। पहिया तो लोगों ने बना के दिया हुआ है, तो हम पहिए को यूज़ करके कोई और गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कर लें। यानी ऐसी चीज़ पे हम टाइम ज़ाया ना करें जो ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई है, हम उसी को यूज़ करें, ईजीनेस क्रिएट करें लाइफ में। तो मसला यही है, यहाँ पे लोग ना वो कहते हैं कि अच्छा वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो कर लो फिर, तुसी भी करके वेख लो की कर दो। तो बजाय इसके कि इस तरह के कामों में ना पड़ें, हाँ आपने अगर मुकाबला करना है तो किसी और चीज़ में करें, ठीक है, फिर उससे बेहतर बनाने की कोशिश भी करें। और मैं कहता हूँ कि मुकाबला करना तो उस चीज़ में करो जो नहीं अभी तक लोगों ने बनाया, जो बनाई हुई चीज़ें हैं उस पर क्या मुकाबला करना, ठीक है। तो इसलिए जो पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं आप देखें, उनमें उन पैकेजेस में कोई फ़लाह है, उनमें कोई मसला है, कोई उसमें कोई चीज़ मिस है, तो आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें, अपना लाइब्रेरी लॉन्च करें और आप बताएं कि यार उसमें ये चीज़ नहीं है, मैंने ये चीज़ लॉन्च की है, फिर ठीक है। अगर आप उसी जैसा ही लॉन्च करते हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपोज़र ये काम करता है, ठीक है। अभी ये जिस तरह वो इंस्टॉल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ पैकेजेस, वो इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, मतलब उसने जो हमने कंपोज़र चलाया था उसका इंस्टॉलर लारावेल का, वो उसकी मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं। जिस तरह ये सिम्फनी है, लारावेल इंस्टॉलर है, और ज़्यादातर इसमें जो कंपोनेंट्स हैं या जो भी आप कह लें पैकेजेस हैं वो सिम्फनी के हैं। सिम्फनी क्या है? सिम्फनी लारावेल से भी बड़ा फ्रेमवर्क है PHP का, ठीक है। तो सिम्फनी जो है वो PHP का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है अभी तक, ठीक हो गया, उससे बड़ा अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं है सिम्फनी से बड़ा। तो लारावेल भी बेसिकली वो सिम्फनी का आप शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। सिम्फनी को थोड़ा शॉर्टकट करके इन्होंने लारावेल एक लॉन्च किया हुआ, क्योंकि इन दोनों की बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, चीज़ें एक जैसी हैं, जस्ट नामों का फ़र्क है, बाकी तरीक़ेकार दोनों के एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉलिंग ये पैकेज, इंस्टॉलिंग ये पैकेज। अभी कुछ चीज़ें वो कैशे से करेगा, यानी कि जो ऑलरेडी मेरे कैशे में मौजूद है, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, तो जो चीज़ें उसको कैशे से मिलेंगी वो कैशे से उठा लेगा, और जो चीज़ उसे नहीं मिलेगी तो वो उसको डाउनलोड करेगा। जैसे उसको पहले वाला जो पोर्टेबल आस्की वाला जो एक पैकेज था वो उसे नहीं मिला, तो उसने क्या किया है कि वो डाउनलोड किया है, बाकी जो उसे मिल गए हैं वो उसने कैशे से ही पकड़ लिए हैं, ठीक है, कैशे से ही इंस्टॉल करता जाएगा। अभी मैं उसी प्रोजेक्ट की तरफ वापस आता हूँ, अपने शॉप वाले। ये मैंने शॉप को ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स हैं और मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स हैं, ठीक है। ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्सेज, रूट्स, स्टोरेज, टेस्ट और वेंडर के अंदर जब मैं आता हूँ तो ये बेसिकली ये कंपोज़र के ज़रिए जो भी हम चीज़ इंस्टॉल करेंगे वो इस वेंडर वाले फ़ोल्डर में आएगी। वेंडर से मुराद आप ये कह सकते हैं पैकेजेस के वेंडर, ये लारावेल वेंडर नहीं है, ठीक है। ये पैकेजेस, जिसका हम पैकेज यूज़ करेंगे वो उसका वेंडर का नाम, जैसे हमने ये मुख्तलिफ़ इंस्टॉल किए हैं, जैसे ये वाला ग्राहम कैम्बल, ठीक है, जैसे डॉक्ट्राइन है, तो ये डॉक्ट्राइन का पैकेज हमने यूज़ किया है, ये उनका वेंडर है, मतलब उस वेंडर का नेम है। उसके अंदर जब हम सिम्फनी है, जैसे सिम्फनी एक वेंडर है, उसको मैं खोलता हूँ तो ये सारे सिम्फनी के हमने जो पैकेजेस यूज़ किए हैं वो सारे सिम्फनी वाले फ़ोल्डर में आ रहे हैं मेरे पास। तो इसी तरह ये अभी तक वो कर रहा है, जब तक वो सारे इंस्टॉल नहीं होते तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी बड़ा फ़ोल्डर बनता जाएगा हमारे पास। ये तो फिर कितनी स्पेस सर ये लारावेल लेता है सिस्टम में? लारावेल जो है अभी हमारे पास ये देखो 0 पे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि अभी ये फुल इंस्टॉल नहीं हुआ। जो ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसी को देख लेता हूँ, ब्लॉग वाले को। तो ये 35 MB यानी 30 to 40 MB का ये सिर्फ खाली प्रोजेक्ट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। यानी कि जब आप इसको जस्ट प्रोजेक्ट को बनाते हैं, एक एम्प्टी फाइल मतलब एक क्रिएट करते हैं 0 प्रोजेक्ट, तो वो तकरीबन इतने MB का हो जाता है, 30 to 40 MB का। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, 15 MB तक ये हो चुका है। तो अभी मज़ीद इसमें पैकेजेस जब आएंगे तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। अभी ये पैकेजेस कुछ इंस्टॉल कर रहा है,
जब ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे तो ये भी तकरीबन 30 के राउंड बोर्ड चला जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो ये लोड कर रहे हैं पैकेजेस, इनमें बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं जो हमारी लाइफ को इजी करेंगे। ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें फजूल ही डाउनलोड किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसलिए वो टाइम लगा रहा है, वो सारी चीज़ें वो इंस्टॉल कर दें, फिर आपकी मर्ज़ी है आप उसे यूज़ करें या ना करें, ठीक है। तो ये आपको एक सहूलत प्रोवाइड करेगा, तो अभी तक वो कर रहा है। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो जाए सारे पैकेजेस, हम इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ फाइल्स और फोल्डर्स हैं इसके अंदर क्या रोल है, ठीक है। तो मैं इसको किसी भी एडिटर जो भी आपके पास है, विजुअल कोड है या PHP स्टॉर्म है, आप उसके अंदर इसे ओपन कर लें। तो मैं इसको विजुअल कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये विजुअल कोड के अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें ऐप के नाम से इस फोल्डर है, वही मैंने आपको पहले भी इनका बता चुका हूँ। फिर इन फोल्डर्स के अंदर मज़ीद भी फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है। फिर उन मज़ीद फ़ोल्डर्स के अंदर भी फ़ोल्डर्स हैं और उसके अंदर भी फ़ोल्डर्स हैं, मतलब ये एक हायरार्की ऐसी है कि जो काफ़ी हद तक चली जाती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐप बेसिकली मैं आपको मोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो ऐप है, ऐप वाला फ़ोल्डर आप इस तरह समझे कि पूरी एप्लीकेशन की जो कंट्रोलिंग है वो ऐप से हो रही है, ठीक हो गया। यानी आपकी पूरी एप्लीकेशन जो कंट्रोल हो रही है ना, जितना भी आपका मैक्सिमम PHP कोड है वो ऐप के अंदर होगा। ऐप के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स के अंदर आपका कोड होगा, ठीक है। यानी जो मेन आपकी हब है, जो आप कह लें कि जो PHP सर्वर साइड का जितना कोड है आपका, वो सारा ऐप के अंदर होगा। हाँ, कुछ इससे बाहर भी होगा लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर होगा, ठीक है। दूसरा उसके बाद फ़ोल्डर है हमारे पास बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप ये वो बूटस्ट्रैप नहीं है, CSS बूटस्ट्रैप नहीं है। ये बूटस्ट्रैप यहाँ पे एप्लीकेशन का बूटस्ट्रैप से मुराद ये है कि उसका बूस्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्टअप होती है एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन रन होती है, ये एंटरिंग पॉइंट है, ठीक है। जब भी हमारी एप्लीकेशन चलती है तो 1-2 फाइलों के बाद वो यहाँ से फ़ाइलों को हिट करती है, ठीक है। तो इसके बाद वो दूसरी फ़ाइलों तक पहुँचती हैं, मतलब सारी फ़ाइलें आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि मतलब कोई भी PHP की हो या HTML का कोई प्रोजेक्ट हो, तो अगर हमारी कोई भी फ़ाइल हम रन नहीं करते तो सबसे पहली फ़ाइल जो इंडेक्स फ़ाइल रन होती है। इसमें भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कोई फ़ाइल, जब आप इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो सबसे पहले वो इंडेक्स फ़ाइल को ही रन करेगा। तो इसमें भी इंडेक्स फ़ाइल है, वो कहाँ पर है, वो हमारी ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर है। पब्लिक के अंदर यहाँ पर आपको ये index.php के नाम से ये फ़ाइल नज़र आ रही है। तो वो सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो वो ये फ़ाइल चलाता है index.php। फिर index.php के अंदर मुख्तलिफ़ रेफरेंस हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये यूज़ क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये डिफ़ाइन क्या हो रहा है। अच्छा, वो क्या करता है कि जब एप्लीकेशन रन होती है तो वो जाता है रिक्वायर डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी, वेंडर के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर से जाके वो autoload.php फ़ाइल को रन करता है और दूसरी फ़ाइल जो वो रन करता है बूटस्ट्रैप के अंदर app.php फ़ाइल को रन करता है, ठीक है। इन दो फाइलों को वो जाके गेट करता है, फिर उसके अंदर जो कोडिंग लिखी होती है वो फिर उसके मुताबिक हमारी एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाती है। तो ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी bootstrap app.php। तो इसके अंदर भी कुछ मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो वो सारा मैकेनिज़्म रन होते होते हमारी सारी फ़ाइलें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है। अच्छा, तो ये बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िग के नाम से जो फ़ोल्डर है, यहाँ पर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड फ़ाइल है। बहुत सारी चीज़ों का नाम इसमें रेलिवेंट नेम है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे भी कॉन्फ़िग के अंदर सारी हमारी जो फाइल्स हैं वो ऐसी हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, मेल की कॉन्फ़िगरेशन, कैशे की कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसका URL क्या हो, इसका ऑथर कौन है, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, ये वो सारी चीज़ें, इसका डेट एंड टाइम क्या हो, इसका रिलीजन का वो जो भी इसका मतलब स्टेट कौन सी है, ये वो चीज़ें इस तरह की। तो ये मुख्तलिफ़ इसके जो भी हमारे
कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे हम कॉन्फ़िग वाले फ़ोल्डर में होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद ये डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर जितनी भी हमारी डेटाबेस से डीलिंग है, मतलब डेटाबेस में ये नहीं कि डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव करना है, डेटाबेस से मुराद ये है कि हमने डेटाबेस में अगर कोई उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। यानी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने कोई नया टेबल ऐड करना है, ठीक है, हमने टेबल के अंदर कोई कॉलन ऐड करना है, किसी कॉलन को रीनेम करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी बजाय इसके कि हम एसक्यूएल में जाएं, वहाँ से जाके वो चेंजेस करें, हम वो यहाँ से भी कर सकते हैं लारावेल के ज़रिए, ठीक होगा। तो ये हमारा डेटाबेस वाला, इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ोल्डर है, मैं उनके बारे में अभी नहीं आपको बता रहा कि उनका क्या पर्पज़ है, बस यही समझें कि डेटाबेस वाला फ़ोल्डर डेटाबेस के साथ है, मुंसलिक है, और इसमें सिर्फ सारी चीज़ें हमारी डेटाबेस से रिलेटेड है। और पब्लिक वाला मैंने बता दिया, पब्लिक के अंदर हमारी index.php फ़ाइल है, जो पब्लिक फ़ाइलें होंगी ना हमारी, यानी पब्लिक से मुराद वो फाइल्स होती हैं जो यूज़र को एक्सेस होती हैं, जैसे कि हमारी JS फाइल्स, जैसा हमारी CSS फाइल्स और हमारी इमेजेस वगैरह, ये वो चीज़ें जो हम पब्लिकली लोगों को हमारी जिस पे कोई प्राइवेसी नहीं होती, जो हमारा मतलब ऐसा कोड है या ऐसी फ़ाइलें हैं जो अगर यूज़र देख भी ले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो सारी हमारी चीज़ें यहाँ पर होंगी पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज और ऐप, इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कोई 90% हमारा काम इन दो फ़ोल्डर में होगा, ऐप और रिसोर्सेज। ये दो फ़ोल्डर ऐसे हैं जिसमें हमारा 90% काम होगा। यानी कि हमारा रिसोर्सेज से मुराद ये आप समझ सकते हैं कि ये फ्रंट एंड है आपका रिसोर्सेज, और ये बैक एंड है आपका ऐप वाला फ़ोल्डर। यानी आपकी सर्वर साइड की सारी जो स्क्रिप्ट है, जो कोड है, वो ऐप के अंदर होगा, और जो फ्रंट एंड जो यूज़र को HTML और इस तरह की जो आपकी चीज़ें होंगी क्लाइंट साइड आपकी, वो इधर होगी रिसोर्सेज के अंदर। यानी कि लारावेल को जो हम हैंडल कर रहे होंगे, जो फ्रंट चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी फ्रंट साइड पे, हाँ, जो फ्रंट साइड पे नज़र आएगी वो रिसोर्सेज में होगी। जो हमारी बैक एंड पे बिहाइंड द सीन जो हम जैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, कोई डिलीट कर अपडेट कर रहे हैं, वो जो हमारा PHP का कोड है वो सारा ऐप वाले फ़ोल्डर में होगा, और जो हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखी होगी वो रिसोर्सेज में लिखी होगी। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अगर हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो वो पब्लिक के अंदर होगी, एक्सटर्नल फाइल्स। जो इंटरनल हम लिखेंगे वो रिसोर्सेज के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद है रूट्स, ये एक नई चीज़ है रूट्स। रूट्स से मुराद ये है कि जैसे हमने यहाँ से किसी दूसरे सिटी में जाना तो उसका ख़ास एक रूट होता है, ये वो वाले रूट हैं बेसिकली, ठीक हो गया। हमारे पाथ जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे रूट अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब बेस, लारावेल वेब बेस एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जो वेब है वहाँ पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ URL होते हैं, एक ही URL के आगे मुख्तलिफ सेक्शंस बने होते हैं कि अभी हम ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हैं, ये अबाउट वाले पेज पे हैं, ये प्रोडक्ट वाले पेज पे हैं, ये हम प्रोडक्ट को डिलीट करने वाला URL है। तो हम वो URL से भी कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर हम google.com/ जो है कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो उसका कॉन्टैक्ट वाला पेज खुलेगा। मतलब ये एक अंडरस्टूड कॉमन प्रैक्टिस ये चलती है कि मतलब उसके पाथ, तो ये पाथ वो उसके रूट्स हैं बेसिकली, कि मतलब अगर हम कॉन्टैक्ट वहाँ पे लिखते हैं तो उस कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट हमारी PHP में लारावेल में कौन सा एक्शन परफॉर्म हो या उसके अगेंस्ट क्या हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे अपने रूट डिफ़ाइन करते हैं। समझ गए मतलब? यानी हमारे जो अपने URL के जो हमारी URL की जो मुख्तलिफ उसके सेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट वाला पेज है यानी /contact अगर यूज़र लिखे या यूज़र अबाउट वाले पे जाए या यूज़र प्रोडक्ट्स वाले पे जाए तो उसके अगेंस्ट क्या क्या होना चाहिए, वो हम चीज़ें यहाँ पे रूट्स के अंदर मैनेज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज ये वो डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस ये है। स्टोरेज बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर लारावेल एप्लीकेशन अपनी कैशे वगैरह को मेंटेन करता है, अपने सेशंस या अपनी टेम्परेरी फाइल्स ये खुद ही बनाता है, खुद ही डिलीट करता है, सम टाइम हम भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र कोई एक ही पेज को बार बार लोड करता है तो वो क्या करता है कि उसका एक अपने पास एक कैशे फाइल बना लेता है, वो उसी को ही व्यू करवा देता है यूज़र को, बजाय इसके कि वो फिर से वो सारा मैकेनिज़्म चलाए और एक फ़्रेश फाइल लेके आए, वो यहाँ से उठा के यूज़र को व्यू करवा देता है। समझ गए?
तो ये वो अपने ही इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम उस टाइम छेड़ेंगे जब हमारा कोई कोड ऐसा हमने लिखा चेंज किया और उसकी चेंजिंग हमें नज़र नहीं आ रही, तो फिर हम यहाँ से आके उसकी कैशे को क्लियर करेंगे। यानी जो उसके पहले से कैशे बने हुए हैं, जो उसने सेशंस बना के रखी हैं, टेम्परेरी फाइलें, तो वो हम डिलीट कर देंगे। फिर वो क्या करेगा, फिर वो नई फाइल को लोड करेगा। ओके होगा। तो ये बहुत रेयर केसेस में हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। टेस्ट के अंदर क्या होगा, टेस्ट के अंदर जिस तरह एप्लीकेशन बनती है उसको टेस्ट करने के भी कोई ख़ास जो टूल्स होते हैं कि हम उस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, यार इसके अंदर कोई कोडिंग एरर तो नहीं है, कोई चलने में एरर तो नहीं है। तो इस तरह की जो इसकी हैंडलिंग है, जो टेस्टिंग है, वो इस टेस्ट फोल्डर के अंदर से होगी। ठीक है। बाकी ये वेंडर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये देखें अभी काफ़ी लंबे हो गए वेंडर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जो आपके पैकेजेस इसमें ऐड होते जाएंगे कंपोज़र के ज़रिए, तो ये हमारे वेंडर फोल्डर बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर हमारे सारे बहुत रेयर केसेस में हम वेंडर वाले फ़ोल्डर में आके कोई चेंजेस करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें आके चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, उस टाइम में हम वेंडर में आएंगे जब हम वेंडर की कोर को बदलना चाहते हैं। इस फोल्डर को तो कंपोज़र खुद मैनेज हाँ, कंपोज़र खुद मैनेज करेगा। अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, हम कंपोज़र के अंदर से वो चीज़ को ख़त्म करेंगे कि अब मज़ीद कंपोज़र इसको ऑटोमेटिकली अपडेट ना करे। ठीक है। यानी जो क्लाइंट की तरफ से अगर कोई उसके पैकेज में अपडेट की गई है तो वो यहाँ पर हमारे पैकेज को आके डिस्टर्ब ना करे, तो हम वो कंपोज़र में उसको वो लॉक कर देंगे। और यहाँ पर हम सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी के कंपोज़र में किसी के पैकेज को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। यानी जिस तरह उसने बनाया है उसके मुताबिक हम थोड़ा सा उसमें कोई मज़ीद चेंजेस कर देते हैं। तो अगर हम वो उसको लॉक नहीं करेंगे ना, तो वो नेक्स्ट जब अपडेट होगा तो हमारी चेंजेस चली जाएंगे। तो उस चेंजेस को ओवरराइड ना हो, वो हमारी चेंजेस ना जाएं, तो इसलिए हम वो पैकेज को लॉक करेंगे। तो ये बहुत रेयर केसेस में होगा, ऐसा होता नहीं कॉमन प्रैक्टिस में। तो ये फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वेंडर फोल्डर में हम ये करेंगे। बाकी ये कुछ एक्सटर्नल फाइल्स हैं, इसमें कुछ फाइलें हमारे यूज़ होंगी, बाकी कुछ सिस्टम ऑटोमेटिकली यूज़ करता रहेगा। इसमें जस्ट .env इन्वायरमेंट फ़ाइल का ही शॉर्टकट है .env। तो ये एक इन्वायरमेंट फ़ाइल है, इसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे वेरिएबल हैं। ये सारे वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर कॉमन यूज़ होंगे। समझ गए हो? मतलब ऐसे वेरिएबल्स हैं जैसे अभी हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं। ये उसने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाए हैं, आप अपने भी वेरिएबल इसके अंदर बना सकते हैं। ये वो उसने वेरिएबल बना के दिए हैं जो कॉमन यूज़ होते हैं। लारावेल में बहुत सारी चीज़ें वो आपको रेडी देता है, वो वाली चीज़ें देता है कि जो बहुत ही कॉमन है, यानी जो होती हैं इस्तेमाल। इसके अलावा अगर आपको कोई मज़ीद ऐड करना है, वो भी आप एंड पे आके इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें इन्वायरमेंट फ़ाइल में हम अपनी ज़्यादातर जो हैं वो अपने पासवर्ड्स और अपनी ईमेल की सेटिंग्स और इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे। वो कॉन्फ़िग में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िग वाले भी इसी फ़ाइल में से ही वो क्रेडेंशियल को गेट कर लेते हैं। यानी ये ख़ास फ़ाइल है .environment, जिसके अंदर हमारी सारी एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स लिखे होते हैं, डेटाबेस के क्रेडेंशियल, ईमेल के क्रेडेंशियल और इस तरह की जो भी हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। अगर आपकी ये फ़ाइल यूज़र को लीक हो जाती है तो आपकी सारी एप्लीकेशन हैक हो जाती है। ठीक है। तो इस फ़ाइल को भी जो है वो हैकर से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम देखेंगे कि इस फ़ाइल को हम कैसे हैकर से बचा सकते हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पर ये composer.json की फ़ाइल आपको नज़र आएगी। ये बेसिकली वो कंपोज़र की फ़ाइल है जिसके अंदर हम पैकेजेस, ये पैकेजेस के रेफरेंस हैं। ठीक है। तो जब कंपोज़र रन होता है तो वो इन पैकेजेस को इंस्टॉल करता हो बेसिकली। जब हम कोई नया पैकेज ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा रिक्वायर के अंदर। ठीक है। जैसे हमने लारावेल किया था तो वो भी इसमें इंस्टॉल हो गया। जैसे ये लारावेल का नाम है, इसका लारावेल। तो ये वो फाइल है हमारा, इसमें कोई ख़ास रोल नहीं होगा। हम कमांड लाइन के ज़रिए ही अपना वो पैकेजेस ऐड करेंगे तो वो इसमें ऑटोमेटिकली ही ऐड करता रहेगा। अगर कोई पैकेज रिमूव करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें से रिमूव कर देगा। तो ये बस बताने का मकसद ये, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन में कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, पैकेजेस ऐड हैं, तो आप composer.json से आके उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसका ख़ास वर्जन भी देख सकते हैं। कि अगर मेरे पास ये
फाइल लूपर का प्रॉक्सी इंस्टॉल है, तो उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो उसका 4.4 वर्जन मेरे पास अभी इंस्टॉल है। तो बाकी कुछ फ़ाइलें हैं, हम उसको जब उसका टाइम आएगा तब हम देखेंगे उसके बारे में मज़ीद। तो आज हम इधर ही अपना इख्तिताम करते हैं। अभी तक ये हमारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा सा इसको पुश करते हैं ताकि जल्दी कर दें। तो जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं सारे हमारे पास पैकेजेस, तो उसके बाद वो एंड पे हमें वो बता देता है कि आपका प्रोजेक्ट अभी रेडी है, आप इसके साथ अब मज़ीद जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हैं। सर हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें से हमें ये वाली काम की चीज़ है ये उठानी है? नहीं, आपको फ़र्स्ट टाइम आपको नहीं पता चलेगा कि क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, वो खुद ही उठाता रहेगा। मतलब आपको जब ये प्रोजेक्ट ऐड इंस्टॉल हो जाता है तो आपको कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी है अंदर से, आपको एज इट इज़ ही इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड ही करनी है, रिमूव नहीं करना कुछ भी जो ये हो चुका है इंस्टॉल। ये सारी चीज़ें वो उसने इंस्टॉल की हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। फिर इसका एक अलग से फोल्डर बना के रखें जिसमें एग्ज़ाम PHP, सिर्फ ये दो चीज़ें होनी चाहिए। किसका? PHP लारावेल को रन करते हुए PHP और एक एग्ज़ाम होना जरूरी। तो एग्ज़ाम के अंदर ही PHP इंस्टॉल होती है ना, जब हम एग्ज़ाम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर PHP खुद ही इंस्टॉल, एग्ज़ाम हम करते ही PHP के लिए इंस्टॉल है, तो PHP तो वो करेगा इंस्टॉल। इसका आउटपुट हम आउटपुट देखेंगे, वो अभी हमने उस तरफ नहीं गए कि आउटपुट इसका कहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि अभी हम वो ये वाला ही हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ कि ये कमांड जब रन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। ये तो वैसे ही मैं आपको दिखा रहा था कि उसके जो फ़ोल्डर्स हैं, उसकी जो फाइलें हैं, उसका क्या रोल है। तो अभी ये जब तक ये पूरा नहीं होती इसकी सारी चीज़ें इंस्टॉल, तो इसको रन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तक ये हमें मैसेज नहीं देगा कि भाई अब सारा कुछ मैंने कर दिया है, ऑल ओके की रिपोर्ट नहीं मिलती। तो ये देखें जिस तरह अभी उसने ये ऑल ओके की रिपोर्ट देने के करीब है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे वो ऑल ओके की रिपोर्ट देगा कि भाई अब ये काम ओके है, अभी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वो हाँ पैकेज जो है वो जनरेटेड सक्सेसफुली, और ये भी उसने कर दिया, ये भी कर दिया, और आपकी एप्लीकेशन की सक्सेसफुली सेट भी हो गई। तो ये हमारा सारा कुछ इंस्टॉल हो गया। अब हमारा जो है वो मज़ीद इसमें कोई चीज़ नहीं रहती, सारा कुछ उसने कर दिया। अब हमारा इसको हम रन करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए वही सेम प्रोसेस है कि हमें CMD जाना होगा। CMD में जाके ही हम एक कमांड लिखेंगे जिससे ये प्रोजेक्ट रन होगा, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा नॉर्मली। और भी तरीके हैं रन करने के, फिर उसका स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर को बजाय इसके हम चेंज करें, हम वही रूल को फॉलो करें जो हमें लारावेल ऑफ़र करता है। ठीक है, बजाय इसके कि हम लारावेल को चेंज करने लग जाएं, तो हम अपने आप को चेंज करके लारावेल के साथ चलना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट किया कि लारावेल कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट किया हमने शॉप के नाम से। अभी कह रहा है कि अगर आपने जब लोकली इंस्टॉल किया है तो आप ये वाली कमांड के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को लोकल से मुराद ये है कि अपने PC के ऊपर लाइव नहीं, आप इस कमांड के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। तो ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ, और ये कमांड मुझे कहाँ रन करनी है, कैसे रन करनी है, जिस प्रोजेक्ट को मैं रन करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं। अगर मैंने ब्लॉग को रन करना है तो मैं ब्लॉग के अंदर जाऊँगा, और अगर मैंने शॉप वाले प्रोजेक्ट को रन करना है तो मैं शॉप वाले प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा उसकी रूट डायरेक्टरी में, और यहाँ पर आके मैं CMD ओपन करूँगा, और CMD में आके मैं वो कमांड लिखूँगा PHP आर्टिसन सर्व। ये सारी कमांडें वहाँ पे मौजूद हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको याद करने की वहाँ से देख सकते हैं आप। तो एंटर किया, जस्ट उसने बता दिया कि आपकी स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर, यानी कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इस एड्रेस के ऊपर जो है हमने स्टार्ट कर दी है। ये एड्रेस आप कॉपी कर लें, या फिर ब्राउज़र में जाके इसको जब लिखेंगे 127.0.0.1 और :8000, ठीक होगा। इसको मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में,
यहाँ पर मैं 127.0.0.1.8000 जब मैंने इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर टॉप पे देखें मुझे पास लारावेल लिखा आ गया और नीचे ये लारावेल का एक पेज क्रिएट बन गया मेरे पास। तो जब मेरे पास ये कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाए, बजाय इसके कि मेरे पास कोई एरर आए, अगर कोई आउटपुट आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोजेक्ट चल गया। ठीक हो गया। अब ये वाली सारी चीज़ें कहाँ से लोड हुई हैं, कैसे लोड हुई हैं, वो अगर आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सर मुझे बताइए index.php ना, उसमें कुछ भी नहीं ऐसा है ना। अच्छा, आप समझ रहे हो कि इंडेक्स के अंदर है, तो index.php के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है सिवाय इन लाइनों के, जो आपकी समझ से बहुत बालातर है। ओके हो गया। जी। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इसकी फ्रंट साइड है ना, वो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर है। तो हम रिसोर्सेज फोल्डर में तलाश करते हैं कि वो फाइल कहाँ पर है जो हमारे पास लोड हुई है, और डेफिनेटली उसके अंदर HTML कोड लिखा होगा। इस कोड को डिलीट करके वहाँ पे हम अपना हाँ, वहाँ पे हम अपना कोड लिख देंगे तो ये हम हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन गई है, ये प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। ठीक होगा। अच्छा, वो रिसोर्सेज के अंदर मैं आता हूँ। रिसोर्सेज के अंदर मुख्तलिफ फ़ोल्डर हैं। CSS, इससे मुराद है कि इसमें CSS हो सकती है। JS से मुराद है कि इसमें जावास्क्रिप्ट हो सकती है। लैंग्वेज का शॉर्ट वर्ड है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से रिलेटेड ये है कि जब आप मल्टी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, इंग्लिश भी यूज़ कर रहे हैं, अरबी भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पे मैनेज करते हैं। ये वो फोल्डर है। यहाँ पे आपको एक व्यूज़ के नाम से मिलता है। बेसिकली लारावेल जो है और जो भी बड़े फ्रेमवर्क हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं, वो सारे MVC पैटर्न को फॉलो करते हैं। MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक हो गया। तो ये वो मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC का ये V वर्जन है, ये वो V है जहाँ पे हमारे व्यूज़ होते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल में क्या होता है, हमारे डेटाबेस से डीलिंग होती है मॉडल, और जो व्यूज़ हैं वहाँ पे हमारी फ्रंट एंड यूज़र साइड मैनेज होती है, क्लाइंट साइड, और कंट्रोलर में हमारी एप्लीकेशन कंट्रोल होती है कि मैंने मॉडल से डाटा से क्या लेना है और यूज़र को क्या देना है, यूज़र से क्या लेना है और मॉडल को क्या देना। बेसिकली मॉडल और व्यू को आपस में मिलाने के लिए हम कंट्रोलर से उसकी मदद हासिल करते हैं। तो वो तीनों चीज़ें इसमें हैं, मॉडल भी हैं, व्यूज़ भी हैं और कंट्रोलर भी हैं। तो आज हम देखते हैं व्यूज़ को। तो ये व्यूज़ वाले फ़ोल्डर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुझे एक फ़ाइल मिलती है PHP एक्सटेंशन के साथ, लेकिन उससे पहले एक और एक्सटेंशन भी है, डबल एक्सटेंशन के साथ है, welcome.blade.php। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे HTML, शुक्र है, कुछ ऐसा नज़र आया कि जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें वो लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हम नहीं समझ सकते अभी फ़िलहाल। ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसमें हम 50% से ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमें यूज़र इधर ब्राउज़र के अंदर हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम ये टॉप पे देखते हैं कि हमें टाइटल, जो पेज का टाइटल है वो लारावेल वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे तलाश करते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। वो यहाँ से आ रहा है, ये पेज का टाइटल। अगर यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ शॉप, ठीक है, तो ITD शॉप। अभी ITD शॉप के अंदर हमें, अब जब मैंने ये चेंज किया तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरा टाइटल जो है वो ITD शॉप हो गया। यानी हम उस फाइल तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं कि जिस फाइल को वो लारावेल लोड करता है। अब हम ये मज़ीद सारा कुछ डिलीट करके हम अपना वहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो मैंने ये सारा डिलीट किया और यहाँ पर अब मैं अपना लिख सकता हूँ जो भी लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ITD शॉप, और उसके बाद यहाँ पे H1 हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हर काम हेलो करके स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं। वो सारा कोड जो पहले लिखा हुआ था हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो लारावेल ने सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि वो आपको पता चल जाए कि लारावेल एप्लीकेशन चल गई है। ठीक है। और भी उसमें मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं जो लारावेल ने दिए हुए हैं,
तो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, हम अपना ही कोड करके देखते हैं कि हम जितना सिंपल वे है हम उससे समझने की कोशिश करते हैं उसको। तो अब हम इसमें अपनी जिस तरह की भी CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ये अब हमारा बेसिकली HTML पेज है। ऐसा पेज है जिसके ऊपर हम HTML भी लिख सकते हैं, PHP भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं। और ये जो इसके साथ डबल एक्सटेंशन है ना, blade.php, देख रहे हो, पहले वेलकम है, फिर डॉट है, फिर ब्लेड है, फिर .php है। तो ये जो ब्लेड एक्सटेंशन है, ये ब्लेड बेसिकली हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसके ऊपर PHP भी लिख सकते हैं और HTML भी लिख सकते हैं। और PHP के वैसे नहीं कि PHP टैग ओपन क्लोज करके, उसके बगैर भी हम लिख सकते हैं। शॉर्ट एंड सोल्यूशन हमें देता है वो। इस पे जो HTML हम लिखेंगे वो ज़रूरी नहीं कि PHP के टैग के अंदर लिखें। हाँ, ऐसा नहीं है, वैसे ऐसे ही लिखेंगे हम। इसके अंदर ही HTML भी लिख सकते हैं, PHP भी लिख सकते हैं विदाउट कोड को डिस्टर्ब किए, क्योंकि जो लास्ट हमने वो तो कोर PHP है ना। लेकिन ये अभी हम फ्रेमवर्क पे हैं, इसकी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम उन फैसिलिटीज़ से एंटरटेन्ड हों और ताकि हम जल्दी से जल्द अपनी एप्लीकेशन को बना सकें। तो अगर HTML का एक वेरिएबल भी PHP के टैग के अंदर ना लिखें तो वो फिर पूरा फाइल बिल्कुल ऐसे ही। अभी अगर यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाना चाहता हूँ इस टैग के ऊपर, यानी हेलो वर्ड, अभी अगर आप हेलो पे कंडीशन लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, वर्ड पे लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, अगर इसी टैग के ऊपर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ ऐट सिंबल से आप इसके ऊपर PHP लिख सकते हैं। शुरू में ऐट सिंबल लिखेंगे, उससे आगे मैंने इफ़ ये इफ़ कंडीशन है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। इफ़ मैं क्या कहता हूँ कि इफ़ सपोज़ करें कि अगर ये ट्रू है, मतलब कोई भी वैल्यू है इसके अंदर, अगर ये है तो आप ये करो कि इसको शो करो। अभी मेरे पास ये हेलो वर्ड शो होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स हो गई, तो अब ये नज़र नहीं आ रही, ये मेरी PHP है। ओके होगा। अगर आप यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप एल्स लगा दो, ELS। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बेसिकली वो मैं ब्लेड सिंटैक्स जो है उसका मैं फ़ीचर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 दिस इज़ एल्स कंडीशन, एल्स पार्ट, कोई चीज़ किसी किस्म का कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखें, अभी मेरे पास ये एल्स पार्ट रन हो रहा है। अगर यही कंडीशन ये ट्रू हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब मेरे पास हेलो वर्ड प्रिंट होगा। तो ये मेरा सिंपल वे है, मतलब एट इफ़ के साथ है। बेसिकली इसमें भी PHP ही लिखी जा रही है, लेकिन ये PHP को एक शॉर्ट हैंड वे में लिखा जा रहा है, मतलब एक ऐसा वे जो कि समझना भी इजी है और लिखना भी इजी है। मेरे ख्याल से इसको डील करना ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बड़ा मज़ा भी आएगा आपको इस सीरीज़ में, लारावेल को पढ़ने में भी और समझने में भी। इसमें ग्राफिक्स वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, यही ब्यूटी है इसकी। ये पाइथन समझे शुरू हो गई। हाँ, ठीक है, तो इस तरह हम मतलब अपने लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी ठीक है, आज के हम इधर ही क्लोज करते हैं इसको, बहुत हो गया। आज ही आसमां खराब हो गए। ओके जी, ओके।